बोले थे अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल लाने का काम कर रहा था। और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत है। 2005 में पार्टी को तोड़ने का क्या कारण था भैया? यही कारण था कि एक गलत व्यक्ति कैसे आगे आ गया, कैसे बिहार की जनता ने 29 सीटें उसको जीत के दे दी। ये तो गलत है। एक गलत नेता की पार्टी 29 सीटें जीत जाए, कैसे ये संभव है भाई? तोड़िए इसकी पार्टी। और 2005 में भी हमारे नेता की पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद हमारे पार्टी के विधान पार्षद जो आज उनकी पार्टी में बड़े नेता बने फिरते हैं, कहां से गए? किसको कौन तोड़ के लेके गया भैया? यहीं से ना गए हैं। उसके बाद अभी आखिर तक हमारा एक विधायक मटिहानी से जो जीत गया कि भाई रामविलास पासवान का खून है, ये कैसे ही आगे बढ़ जाएगा? खत्म करो इसको। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया। हमारी पार्टी, हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भी सार्वजनिक करेंगे कि किसके दबाव में घर खाली करवाया गया, किसके दबाव में घर से तस्वीरों को बाहर फेंका गया। कौन नहीं जानता भैया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई चिराग को खत्म कीजिए क्योंकि इसके अकेले चुनाव लड़ा और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये दर्द है कि अभी भी निकलता उनकी जुबान से चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल। चुनाव को बीते हुए 3 साल हो गया, अभी तक चिराग मॉडल के घर से लोग उभर नहीं पाए। और उसका बदला लेने के लिए घर खाली करवाओ, इसका सड़क के सामान को फेंकवाओ। पर ये इसकी जड़ में ये वो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन तेलंगाना की सभा में किया। उस दिन उन्होंने इस बात को प्रमुखता से बताया, भाई मेरे सांसद जो छोड़कर गए, हर कोई इस बात को जानता था, पर अगर नहीं जानता तो आज प्रधानमंत्री के मुख से सुन के विश्वास कर लीजिए। क्योंकि उस वक्त इस बात का भी भ्रम फैलाया जाता था कि संभवतः चिराग पासवान झूठ बोल रहा है। कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बात के गवाह से मैं, मेरे पिता, मेरी माँ और उस वक्त जो मेरे पिताजी के एक सहयोगी थे मीना साहब, वो थे। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से राज्यसभा के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से उनको समर्थन देने से मना कर दिया था, जबकि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर 2019 में ही हो गई थी। और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने हो गई। किस तरीके से मेरे पिता को ह्यूमिलेट किया गया, और मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ह्यूमिलेट। कैसे उसके बाद एक पुत्र ये बर्दाश्त कर लेता? और ये सोच मेरे मुख्यमंत्री की रही है बार बार कि भाई इन लोगों को अपमानित करो, इन लोगों को प्रताड़ित करो। क्यों? क्योंकि ये लोग बने ही अपमानित प्रताड़ित होने के। और ये लड़ाई एक रामविलास पासवान या एक जीतन राम मांझी या एक चिराग पासवान की नहीं है, ये लड़ाई उस पूरी जमात की है। ये लड़ाई पूरे उस अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की है जिसको मेरे मुख्यमंत्री प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आज आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए भैया, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, 67% अत्याचार बने मेरे मुख्यमंत्री में। दलित समाज के लोगों को इन्होंने बंद करके रखा, चौकीदारों की हत्याएं हो रही, दलित समाज से आने वाले जवान लड़के लड़कियों की गला देखकर हत्या कर दी जाती है, लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। और उसके बाद तो वर्स्ट बात कि एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ये दिशा निर्देश है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और ये खास तौर पर किया जा रहा है इस समाज को। इनकी सोच है कि भैया इस समाज को सबक सिखाया जाए। ये समाज आ रहा है ना बड़ा, नरेंद्र मोदी के समर्थन में चिराग पासवान बात कर रहा है, मांझी जी उस तरफ जा रहे हैं, तो दिखाया जाए समाज। और इसीलिए इन लोगों को और ज्यादा प्रताड़ित किया जाए। और इसी बात का उल्लेख उस दिन मेरे प्रधानमंत्री कर रहे थे, जब उन्होंने मेरे नेता का उदाहरण देते हुए
या मांझी जी का उदाहरण देते हैं। जब उस दिन उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा तो यही बात वो कहना चाह रहे थे कि किस तरीके से दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, और ये मानसिकता उनकी है। भाई बंद कमरे में कई बार मैंने भी उनसे बातचीत की, उनके शब्दों में ये आता कितनी जातिवादी सोच मेरे मुख्यमंत्री रखते हैं। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को इस पद पे रहना चाहिए, जो मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के लोगों को एक बिहारी नहीं एक जाति का समझकर मरने के लिए छोड़ देते, जो मुख्यमंत्री अपने बिहारियों को ही सुरक्षित नहीं रख पाते, ना शराब माफिया से, ना भू माफिया से, ना बालू माफिया से। आंकड़े देख लीजिए भाई, इनको तो छोड़ दीजिए, और तो और सुरक्षा कर्मियों तक को ये सुरक्षित नहीं रख पाते। पिछले साल 1.5 साल में 51 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई है, और उसी विभाग के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। क्या शोभा देता है इनको इस पद पे बने रहना, या गृह विभाग की जिम्मेदारी देना, जब इन्हीं के ही विभाग में 51 पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई, और जनवरी 2022 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक 1488 बार 1488 बार पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक हुए। क्या कर रहे मेरे मुख्यमंत्री, और कौन अटैक कर रहे भैया? बालू माफिया, भू माफिया और ये शराब माफिया, यही लोग अटैक कर रहे हैं। एक बालू माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दें मेरे मुख्यमंत्री, एक शराब माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दें मेरे मुख्यमंत्री, या एक भू माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दें मेरे मुख्यमंत्री। जिन मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहारियों की चिंता करने, ऐसे में वो मुख्यमंत्री क्यों है इस पर? इसीलिए बार बार हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे ही महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग को समय मिलता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक शीर्ष प्रतिनिधि मंडल हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जाकर महामहिम राज्यपाल जी से मिलेगा और इन तमाम बातों की जानकारी उनके समझ रखेगा कि किस तरीके से माफिया राज बिहार में हावी और किस तरीके से समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाए, उनकी हत्या कर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात मेरे मुख्यमंत्री करते रहे। कितनों को मिल रहा है भैया प्रमोशन में रिजर्वेशन? कितने लोगों को मिल रहा है प्रोन्नति में आरक्षण? आप जाकर देख लीजिए। उसमें रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलना तो दूर की बात है भैया, बैकलॉग तक ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। लाखों की संख्या में रिक्त पद पड़े हुए हैं जिसको अभी तक ये लोग भरने में ये लोग अक्षम हैं। अभी तक ये लोग उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। ये बार बार ये उदाहरण है जो मैं आपके समक्ष में रख रहा हूं। ये उदाहरण इस बात को स्थापित करते हैं कि कितनी जातिवादी सोच मेरे मुख्यमंत्री रखते हैं और समाज के वंचित शोषित दलित पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को ये हाशिए पर ही मेरे मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं। इसी क्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा महामहिम राज्यपाल जी से लिखित रूप में आग्रह करेगा कि बिहार की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए और मेरे मुख्यमंत्री की मानसिक परिस्थिति को भी देखते हुए, और मैं पुनः दोहराता हूं, इसको मैं तंज या व्यंग के तौर पर नहीं बोल रहा, नहीं है उनके हालात ही। एक मुख्यमंत्री खुले मन से इस तरीके से बोलेंगे भैया कि आप हमारे मंत्री हमारी बात सुनिए, भाई वो आपकी बात ही सुनने के लिए बने भाई मंत्री हो और आप मुख्यमंत्री। जिस तरीके से आप लोग के सामने और देश दुनिया में जहाँ पर भी बिहारी या छठ में आस्था रखने वाले लोग हैं उन सब ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए और हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ एक तरफ देश दुनिया खुशियों के त्योहार मना रही है, वहीं दूसरी तरफ एक हमारा ऐसा प्रदेश है जहां आए दिन लोग किसी न किसी दुख दर्द से उनको गुजरना पड़ रहा है और इसका कारण कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार हमारे नेतृत्व की लापरवाही है। आए दिन बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर कई बार
हम लोग प्रेस वार्ता कर चुके हैं, हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, पर ये एक ऐसी सरकार है जिसके कान पर जूं तक नहीं लगती है। मेरे मुख्यमंत्री या बिहार सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन बिहारी जी रहा है या कौन बिहारी मर रहा है। और इसी के साथ जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बिहार में बढ़ती जा रही हैं, भले वो शराब माफिया हो, भले वो बालू माफिया हो या भू माफिया हो, इन 3 माफियाओं की गिरफ्त में आज की तारीख में बिहार सरकार है। और कल जब मेरे मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में अपने एक मंत्री को बोल रहे थे कि आप किसी और की नहीं हमारी सुनिए, भाई पहली बात तो उनके मंत्री सुन किसकी रहे हैं? जो मुख्यमंत्री को एक सार्वजनिक मंच से इस बात के लिए टोकना पड़ा कि आप हमारी सुनिए, किसकी सुन रहे हैं वो मंत्री? मुख्यमंत्री को ये बात भी स्पष्ट करनी चाहिए, भाई अभी तक तो हम लोग तो इतना ही जानते थे कि कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनके मंत्रिमंडल में जितने कार्य होते हैं वो तमाम नेतृत्व की जानकारी से और उनके सहमति से ये कार्य होते हैं। पर ऐसे में अगर सार्वजनिक तौर पर एक मंत्री महोदय को, मेरे मुख्यमंत्री को टोकना पड़ा है, तो ये दर्शाता है कि संभवतः बिहार सरकार अब मेरे मुख्यमंत्री के भी नियंत्रण में नहीं है। अब उनको कौन सा माफिया चला रहा है? पिछले दिनों हम लोगों ने जिस तरीके से 2 घटनाएं देखी, और हमारे ही लोकसभा की ये दोनों घटनाएं, आज अभी हम जा रहे हैं प्रभात रंजन जी के, जो दरोगा जिनकी हत्या, और ये सब हत्या की ही श्रेणी में हुई, शराबबंदी से कोई मरे, बालू माफिया के साथ झड़प में कोई मरे, या इस तरीके से ट्रक को भगाते हुए उसके नीचे कोई कुचल कर कोई मरे, ये तमाम बातें हत्या की श्रेणी में ही आती हैं। और जिस तरीके से प्रभात रंजन जी की हत्या 2 दिन पहले की गई, कारण क्या था भैया उसका? अवैध बालू खनन। और ये कौन नहीं जानता? दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट। प्रदेश में हर कोई इस बात को जानता है कि किस तरीके से बालू का अवैध खनन बिहार के हर एक जिले में होगा। ये तो वो प्रमाण है जो सामने आए, और जिसने इस बात को दर्शाया कि भैया अवैध बालू खनन किस तरीके से हो रहा, और ट्रक दौड़ाने के क्रम में किस तरीके से उन दरोगा की हत्या हुई। कुछ दिनों पूर्व जम्मू में ऐसे ही एक पुल ध्वस्त हो गया था, मेरे मुख्यमंत्री गए भी थे, और वहां पर उनको विरोध का सामना भी उनको करना पड़ा था। क्यों ध्वस्त हुआ? क्योंकि उसके आसपास के पिलर्स के आसपास जितना बालू था उसका खनन किया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों ने, हम लोगों ने भी इस पर चिंता जताई थी कि भाई अगर ऐसे ही होता रहा तो ये पुल को नुकसान देगा, और वो हुआ। उसके बाद कितनी बार इस पर आवाज उठाने के बावजूद बालू के कि क्या वहां पे डॉक्टरों के अभाव में या इलाज के अभाव में उसकी जान गई, या कोई ये बालू माफिया उन्होंने मिलीजुली भगत से वहां पे उसकी हत्या करवाई, क्योंकि ये माफिया नहीं चाहता था कि वो होश में आए, क्योंकि लोअर बॉडी के नीचे एक्सीडेंट हुआ था, उसकी जान पे, उसके थाई के ऊपर ट्रक चढ़ के गया था। यकीनन ब्लड लॉस हुआ है, पर इतना ब्लड लॉस तो नहीं हुआ कि उसकी जान चली जाए, और वो भी महज 24 घंटे के भीतर उसकी जान चली जाए। वो भी तब जबकि हम लोग वहां पे ब्लड प्रोवाइड कर रहे, संभवतः अभी भी 1 यूनिट ब्लड तो वहां पे वैसे ही पड़ा होगा न्यूज। तो क्या वहां पे बालू माफिया के लोग थे जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ मिलीभगत करके वहां पे इस बात को सुनिश्चित किया कि ये आदमी कभी बच ही ना पाए? ये तमाम चीजें एक गोरख धंधे के तौर पर चल रही है बिहार में। पर दिक्कत ये है कि इसके ऊपर मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं। मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि भैया वो कैसे अश्लील बातें कर ले बिहार की विधानसभा में, जिसको हम लोग दोहरा तक नहीं सकते। और मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान है कि कैसे समाज के वंचित शोषित लोग, जो संभवतः आज उनके साथ कतई नहीं, कैसे उनको अपमानित करने का काम किया जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बिहार की विधानसभा में अपमानित करने का काम किया। पहली बात तो मुझे इस भाषा से ही एतराज है, भैया विरोध कीजिए, मैं खुद विरोध करता हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, विरोध ही कर रहा हूं मेरे मुख्यमंत्री का।
पर ये तू तड़ा की भाषा भैया बिहारियों में कहां से आ गई है? भाई हमको सुनाया जाता है कि ये शहरी लड़का दिल्ली में पला बड़ा, ये जानता है कुछ, पर कभी हमारी जुबान से आप के अलावा कोई और शब्द सुन लीजिए, क्योंकि यही हम लोग की संस्कृति है। हम तो अपने घर के बच्चों में, और ये हमारी ही नहीं भाई, हर बिहारी की संस्कृति है, अपने बच्चों से हम लोग आप करके हम लोग बात करते हैं। बेटा आप क्या खाइएगा, कहाँ आइएगा, कहाँ जाइएगा, ये करके हम लोग बच्चों से हम लोग बात करते हैं। तो ये तू तड़ाक की भाषा कहां से आ गई भाई? जिस तरीके से हर किसी को, भाई हम लोग तो चलिए उम्र में छोटे हैं, जब हमको ये वो लोग बोलते हैं अरे इसको कुछ आता है, इसको कुछ जानता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र में छोटे आप बड़े हैं, कुछ भी बोल लीजिए। पर मांझी जी तो उम्र में आपसे बड़े हैं, सीनियोरिटी में आपसे बड़े हैं, उनके ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इसको कोई जानता था, इसको कौन बनाया, इसको क्या किया, आप दोहरा तक नहीं सकते उन बातों को। ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है। भाई हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बातें बिहारियों को शर्मसार करती हैं। आप देश की दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हम तो जाएंगे दुनिया के अलग अलग कोने में बिहारी डायस्पोरा से मिले। ऑस्ट्रेलिया में देख लिया, हफ्ते हम सिंगापुर जा रहे, हर एक जगह बिहारी डायस्पोरा से हमारी बातचीत हो रही, उनसे राय मशवरा कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे बढ़ा सके। पर वहां पर जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के इस व्यवहार के बारे में हम लोग शर्मिंदा होते हैं, और यही हालात देश में है। लोग हंसते हैं हम लोगों के ऊपर। 2 दिन तक तो ये वीडियो चलकर बंद हो गया मुख्यमंत्री को, पर आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए मुंबई में, कहीं पे भी आज तक हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बोल रहे थे भाई मुख्यमंत्री? हाँ क्या बात कर रहे थे? ये बातें पूछ कर हम लोग को शर्मिंदा हम लोग को किया जाता है। पर हकीकत है ये मानसिकता दर्शाती है हमारे मुख्यमंत्री। मांझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति, जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा है। ये अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं, लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं था कि आपको सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। जिस तरीके से बालू का अवैध खनन हो रहा है, भाई मेरे मुख्यमंत्री वैसे तो सीधा कंपटीशन करेंगे प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री एनवायरमेंट को लेकर इतने चिंतित हैं, देश विदेश में जाकर बैठकें करते हैं, दुनिया को इसके बारे में जानकारी देने का वो प्रयास कर रहे हैं, तो उसी क्रम पे तुरंत वो आ जाएंगे कि अरे जल जीवन हरियाली हम आज से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। तो क्या हुआ भैया जल जीवन हरियाली करने से? सिर्फ एक नाम की माला जपने से नहीं ना होगा कि हम जल जीवन हरियाली। आने वाली पीढ़ी को आप क्या सौंप कर जा रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री तो आज है, कल नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर इनकी गलत नीतियों का खामियाजा आने वाली पीढ़ियां सदियों तक भुगतेगी। क्या इस बात का होश है मेरे मुख्यमंत्री को? आप एक सुखाड़ प्रदेश के रूप में बिहार को आप सौंप कर जाएगा आने वाली पीढ़ी को। आज कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, एग्रीकल्चर को लेकर, यहाँ के किसानों को लेकर हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि भैया देश में, दुनिया में हम खाद्यान्न पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। पर आने वाले दिनों में सुखाड़ प्रदेश ये बन जाएगा। वाटर लेवल से इतने नीचे जाते जा रहे हैं। पहले हम लोग हैंडपंप से हम लोग काम चला रहे थे, आज आगे देखिए गांव देहात में कहीं पे हैंडपंप काम कर रहा है, हर एक जगह बोरिंग की मांग होती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर लेवल इतना नीचे जाता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ऐसे ही अगर चलता रहा
और बालू खनन खुलेआम हम लोग देखते हैं। आप चले जाइए हाईवे पे, आप चले जाइए गांव देहातों, ट्रक के ट्रक भरे हुए निकल रहे और दिन दहाड़े। चिंता की बात यह है कि ये तमाम बातें दिन दहाड़े होती है। आप चले जाइए किसी भी नदी के किनारे, वहां पे दिन में ही आपको ट्रक लगे हुए दिखेंगे। तो क्या कर रहे भैया स्थानीय प्रशासन? क्या ये स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में नहीं हो रहा है? जमुई में तो कम से कम मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि 2 दिन में 2 हत्याएं हुई है वहां पर। एक तो प्रभात जी जिनका आपने जिक्र किया, दरोगा जो थे वहां, उसके बाद एक युवक, नौजवान युवक जिसकी कल पटना में हत्या हो गई। अब इसका दोषी कौन बताइए? कल हम और अरुण बाबू वहां पे गए थे, जब उसका इलाज वहां पे चल रहा था। दिन भर हम लोग लगे कि भाई कैसे उसको खून दिया जाए। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिन भर इसी में लगे रहे कि 2 यूनिट 3 यूनिट खून कैसे उसको वहां पे उपलब्ध करा देते। उसके बावजूद उसकी जान को वहां पे डॉक्टर नहीं बचा पाए। डॉक्टर्स को तब बचा पाते जब डॉक्टर्स वहां पे होते। लगभग पौना घंटा तक हम खुद वहां पे मौजूद थे और पौने घंटे तक किसी डॉक्टर ने वहां पर आना वहां पे जरूरी नहीं समझा। ये यहाँ के अस्पतालों के हालात, और ऐसे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इनको लाइसेंस मिल जाता है काम करने के लिए, और पलट कर कोई देखना तक जरूरी नहीं समझता कि क्या उन अस्पतालों में ठीक से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? भाई हम सब के घर परिवार में कभी ना कोई बीमार पड़ता है, और अगर इस पे आज अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो एक करके आज दूसरों के परिवार के लोग गए, कल तो हमारे परिवार के लोग जाएंगे। पर ये व्यवस्था यहाँ पर ऐसी ही बनी रहेगी। कल हमारा वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा। भाई हम किसी को दिखाने के लिए गुस्से में नहीं थे, स्वाभाविक है भाई। आप उसकी बहन के हालात देखते, बार बार हमारा हाथ हमारी कलाई पकड़ के उसकी बहन रो रही थी, भैया वो किसके हाथ में राखी बांधे। 28 साल का वो नौजवान युवक मिठुन कुमार, पर इसमें किसी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक बार जाकर देखना तक जरूरी नहीं समझता। ये बिहार के अस्पतालों के हालात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा अर्जित करने की मशीनरी बना रखी और डेड बॉडीज उनके लिए पैसा बनाने का उपकरण बन के रह गए, सिर्फ एक मशीन बन के रह गए। हम अगर वहां पे नहीं जाते तो 1 लाख रुपया वहां पे मांगता उस डेड बॉडी को देने का, संभवतः अभी तक वो डेड बॉडी नहीं देता। और ये कम ज्यादा हम सब ने कहीं ना कहीं अनुभव किया। क्या कर रही है सरकार इसके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कितनी जगह ऐसी डेड बॉडीज को रिलीज कराने चिराग पासवान हमारे नेता पहुंच जाएंगे, पर जिनकी जिम्मेदारी है वो तो पहुंचे कम से कम। पर क्यों मांग करती है? इनकी विफलताओं की वजह से, मेरे मुख्यमंत्री की विफल नीतियों की वजह से। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर आज भी आपको विशेष राज्य के दर्जे के लिए मुहिम चलानी पड़े तो ये आपकी विफल नीतियों को दर्शाता है। क्यों नहीं 19 सालों में आपने मेरे बिहार प्रदेश को आपने इतना सक्षम बनाया? क्या बिना किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए हम लोग आगे बिहार को बढ़ा सके? क्यों नहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए काम किया गया? मुझे एक योजना मेरे मुख्यमंत्री की, एक नीति बता दीजिए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ। क्या किसानों के लिए इन्होंने कोई ऐसे यूनिट्स लगाए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ? क्या टूरिज्म के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या आईटी सेक्टर को लाकर या इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इन्होंने बिहार के रेवेन्यू सेक्टर को बढ़ाने की बात की? नहीं। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो आज के आज से 100 साल के बाद भी आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। और ना से मेरे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, पूरे गठबंधन को आनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का जब मैं जिक्र करता हूं तो मात्र 19 साल की मैं बात करता हूं, पर जब मैं गठबंधन की बात करता हूं तो मैं 34 साल की बात करता हूं। 34 साल के बाद भी आज आपको विशेष राज्य के दर्जे की आपको मांग करनी पड़ रही है। तो क्या ये सरकार की विफल नीतियों को नहीं दर्शाता कि 34 साल में भी आप हमारे बिहार की इकोनॉमी को आप इतना नहीं बढ़ा पाए कि आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने? आज भी आपको केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। और ये भी मैं बता दूं, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत इनको बिहार के लिए नहीं है, इनको इसलिए है ताकि अपने भ्रष्टाचार को और बढ़ा सके। चुनाव आ रहे हैं भैया, इनको और पैसा चाहिए चुनाव में खर्च करने के, तो इनके पॉकेट में और पैसा आ जाए, चले जाइए ना जाके। भाई मांझी जी का विरोध
मांझी जी का विरोध करने के लिए नहीं, ये उनकी मानसिकता है कि भाई एक दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति जिसको हमने दलित ही नहीं दलितों में भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हम लोगों ने मान लिया और हमने उसको महादलित की श्रेणी दी। ये अहंकार मेरे मुख्यमंत्री का कि हमने जिसको महादलित की श्रेणी दी वो आज हमारे सामने विधानसभा में खड़े होकर कैसे चर्चा का हिस्सा बन रहा। ये अहंकार था उनको नीचा दिखाने का, उनको ये बताने का कि अरे हम तुमको बनाए, तुम्हारी क्या बात है, तुम कैसे ये सारी बातें कर। और इसी मानसिकता का जिक्र आज से नहीं लंबे समय से मैं मेरे मुख्यमंत्री की इस मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं, जिसका कारण रहा कि मुख्यमंत्री के साथ जाने से बेहतर भले अकेले चुनाव लड़कर, इस बात को जानते हुए कि संभवतः बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, पर अकेले चुनाव लड़ना मैंने पसंद किया था 2020 में, पर मुख्यमंत्री के साथ जाना स्वीकार नहीं किया मैंने। यही कारण था। उस वक्त संभवतः मेरे पास भाई बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं थे अपने आप को सही साबित करने के, जिसका कारण बना कि मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे अपने पार्टी के लोग मुझे छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यही कह के छोड़कर चले गए थे ना कि भाई हम लोग तो एनडीए के साथ लड़ना चाहते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ना चाहते थे। यही कह के मेरे सारे सांसद छोड़कर गए ना मुझे। कैसे लड़ लेता मैं एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिन्होंने सिर्फ दलित होने की वजह से मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोगों के पास अभी भी वो विजुअल्स होंगे जब मेरे नेता अस्पताल में वेंटिलेटर पे जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री मुस्कुराकर आप लोग के सामने बोल रहे थे अच्छा वो अस्पताल में, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि वो एक ऐसा समय था जब देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए हमको फोन कर रहा था या अस्पताल में आने का काम कर रहा था। और उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमको तो मालूम ही नहीं। और ये आज से नहीं, हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनके कद को छोटा करने के लिए मुख्यमंत्री लंबे समय से प्रयासरत रहे।